आप तमाम स्टूडेंट्स की डिमांड रहे कि सर हमने सेफ्टी कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, सब चीज कर लिया, लेकिन जहां से मैंने पढ़ाई किया था वहां पे चेकलिस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल कैसे बनाया जाता है ये सब चीज नहीं सीख पाए थे। और साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है कि मुझे कंप्यूटर की भी जानकारी नहीं है। अब तो दोनों कहानी जो है एक साथ, अगर कंप्यूटर की जानकारी भी नहीं है, आपको सेफ्टी की जानकारी, चलो सेफ्टी चेकलिस्ट की जानकारी तो मैं दे दूंगा, कंप्यूटर की जानकारी की बात रही तो उसमें और ज्यादा तो मैं नहीं सिखा सकता आपको। लेकिन हाँ, आज आपको ये एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, इतना तो आप जानते ही होंगे। इस सॉफ्टवेयर में आप चेकलिस्ट को कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। 5 मिनट का समय लगेगा जिसमें आप सीख पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं। और ठीक इसी तरह से आप एक नहीं हजारों चेकलिस्ट आप बना सकते हैं। फिलहाल में कंस्ट्रक्शन साइट जो सेफ्टी चेकलिस्ट होता है वो 3 तरह की चीजें होती हैं, जिसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होता है और वेस्ट एंड केमिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स होते हैं। तो आज मैं केवल बताऊंगा आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे करना है और इसमें MS वर्ड में आप उसे कैसे डिजाइन करेंगे, ये पूरा चीज आप सीखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होगा जो बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं या अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी एक टास्क मिलेगा, उन्हें भी एक प्रोजेक्ट मिलेगा, कर पाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इस चीज को। अब देखो, हमारा जो आज का वर्क है वो कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी चेकलिस्ट है और इसमें हम बनाएंगे, इसका एक डिवीजन है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव। तो यहां लिख देंगे प्रोटेक्टिव, ठीक है, इक्विपमेंट। ओके, ये चेकलिस्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी ये भी मैं आपको बताती चलता हूं। देखो, इसके लिए हमें जो है कुछ खानों की जरूरत पड़ेगी। तो वो खाने क्या क्या बनेंगे, जैसे एक में तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या है वो लिखा जाएगा और दूसरे कॉलम में एस या नो आप कर सकते हैं। एक में एस का कॉलम बनाएंगे, दूसरे में नो का बनाएंगे और तीसरे में मतलब नॉट अवेलेबल का कॉलम बनाएंगे। ये मतलब आपको कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं। तो 4 कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इंसर्ट मेनू में जाता हूं। आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ टेबल, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पर एक, जैसे मैं आया 1 into 1 का टेबल क्रिएट हुआ और हमको कितना चाहिए, हमको 4 कॉलम चाहिए। तो देखो ये 4, ये कितना हो गया, ये 4 कॉलम आपके पास बन के आ गए। हमें 4 चाहिए, 4 कॉलम मैंने ले लिया। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4, ये कॉलम हमारी बन के आ गए। अब क्या करना है, इस सबसे पहला ऑप्शन जो होगा इसमें हम लिख देंगे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नाम लिखा जाएगा, क्या क्या है इक्विपमेंट का नाम, इक्विपमेंट लिखेंगे। ओके, दूसरा कॉलम होगा इसमें, यानी वहां पे अवेलेबल है या नहीं, तो इसके लिए हम लिखेंगे एस, कॉलम देंगे एस। दूसरा कॉलम देंगे, यहां पे जो लिखेंगे, यहां लिखेंगे नो और यहां पे लिखेंगे हम NA। NA का मतलब क्या हुआ, नॉट अवेलेबल या नो अवेलेबल, जो भी आप समझ लो। तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरा कॉलम और ले लेते हैं और इसको हम एक हेडिंग के रूप में बना देता हूं। तो सबसे पहले मैं माउस से इसे सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं एक कलर असाइन करता हूं, यानी कलर देता हूं। ठीक है, तो इसको मैंने कलर दे दिया, इस तरह का कलर, या आप सपोज मैंने रेड कलर दे दिया, रेड दे दीजिए। जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये रेड कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहे जो मर्जी कलर इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये कल दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा इसे चेंज कर दीजिए। चेंज करने के लिए अगेन देखो, ये यहाँ पे जाओ सेटिंग में और सेटिंग में तमाम कलर्स है। ये कलर थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। ये भी है, ये भी है। तो अगर हाईलाइट मोड में ले जाना है तो ज्यादा हो जाएगा, बट कलर वैसा ही सेलेक्ट करिए जो आंखों को आपको ठीक भी लगे, देखने में भी अच्छा लगे। बट मैं इस कलर को लेता हूँ, ठीक है। अब इसका जो ये है टेक्स्ट का कलर है, इस टेक्स्ट का कलर
ब्लैक की जगह पे अगर हम व्हाइट कर देते हैं तो शायद ये और सुंदर दिखेगा। ठीक है, मैंने यहां कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब देखो इक्विपमेंट में लिखना है मुझे, अब लिखेंगे इसमें हार्ड है, पहला ऑप्शन क्या देंगे, नंबर 1 पॉइंट देंगे, स्पेस देंगे, अब लिखेंगे हार्ड हैट। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको बनाना है। हार्ड हैट्स आर, कोई भी बना सकता है इसे, ठीक है, बहुत इजी वे में, व्हेन रिक्वायर्ड, बताता भी चलूंगा इसका मतलब क्या होता है। अब देखो ये चीज तो मैंने लिखा, ये सेंटर में आ रहा है, हमें सेंटर में नहीं चाहिए, हमें पूरी ये इस कॉलम में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल और ए की एक साथ दबाऊंगा। देखिए ये सेलेक्ट हो गया, पूरा सेलेक्ट हो गया, लेकिन नहीं, मुझे यही सेलेक्ट करना है। यहां इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूं, माउस से कर लीजिए या कीबोर्ड से कर लीजिए, और इसको आप क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, लेफ्ट अलाइन कर दीजिए, यानी बाईं तरफ से इसे सीध में कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ गैपिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, एस है तो टिक करना है, नो है इसमें टिक करना है, नॉट अवेलेबल इसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम क्या करें, इसकी कॉलम, ये जो दूरी है ना इसकी, इस बॉक्स की दूरी, अगर इसे हम कम करें तो शायद ये थोड़ा सा और भी बेहतर हो सकता है। चलो इसको पकड़ेंगे, इस बॉर्डर को पकड़ेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, और फिर राइट साइड में मैं इसे खींच रहा हूं, देखो राइट साइड में मैंने खींचा, ये हो गया। अब इसको भी हम राइट साइड में खींचेंगे ऐसे, और इधर वाले को भी हम राइट साइड में खींचेंगे, ये देखो ऐसे खींच, ड्रैग करेंगे, खींचना ड्रैग करना, कॉलम हो गया। और ये मैं थोड़ा सा इसे और भी, ये आ गया, इसे और भी हम इधर कर लेते हैं राइट साइड में। अब आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा आपको काम करने के लिए, और बहुत ही प्यारा चेकलिस्ट आपका बन के आएगा। कोई फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल हो ना हो, ये अगर आप नए ऑफिसर्स हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शंस होगा, ठीक है ना। अब पहला ऑप्शन हमने दे दिया, हार्ड हैट्स आर वोर्न व्हेन रिक्वायर्ड, आवश्यकता पड़ने पर जो हार्ड हैट होती है वो पहनना आवश्यक है, यानी ये चीज वहां पे अवेलेबल है, नहीं है, या बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, उपस्थित नहीं है वहां पे। अगर होगा देखा जाए तो यहाँ पे इस पे टिक किया जाता है, मैं केवल फॉर्मेट बना रहा हूं। इसके बाद दूसरा कॉलम आएगा, दूसरा कॉलम में ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, देखो ऑटोमेटिक नंबरिंग आने लगेगा। इसमें लिखेंगे आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन इज worn when required, ओके। अब ये हो गया, फिर यहां आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, यहां करके टैब की दबाएंगे, जैसे टैब की दबाएंगे तो दूसरा कॉलम आपको मिल जाएगा, यानी टेबल आपको मिल जाएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ग्लोव्स, जो हाथों में पहनने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लव्स आर वोन, वोन का मतलब होता है पहना, पहनना या पहना हुआ, ठीक है ना। व्हेन, देखो कितना सिंपल है, रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल स्टेप बाय जीरो से मैं बता रहा हूं, जीरो से, जिस तरह से क्लास में बताया जाता है बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, आप बना पाएंगे। अगला पॉइंट्स होगा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, हियरिंग प्रोटेक्शन, क्या होगा, हियरिंग, हियरिंग प्रोटेक्शन, ओके, हियरिंग प्रोटेक्शन is
worn when required। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज को आपने कंप्लीट देख लिया। फिर अगेन और इसमें जो भी है, इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी 2-3 पॉइंट्स और होंगे। एक कंप्लीट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का होगा, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, सेफ्टी होती है वहां के लिए। अब एक ऑप्शन और है रेसिप्रेटरी, जो सांस से संबंधित होता है। रेसिप्रेटरी प्रोटेक्शन is worn when required। ठीक है, चलिए छठे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा इसके बाद से? फुटवियर। फुटवियर is appropriate for job and in good condition। एंड गुड कंडीशन लिख सकते हैं, गुड कंडीशन। ओके, अगेन 7 नंबर पे क्या लिखेंगे? हाई विजिबिलिटी वेस्ट। क्या लिखेंगे? हाई विजिबिलिटी वेस्ट आर worn, ठीक है, व्हेन नीडेड। रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड या नीडेड। ठीक है, इसके बाद होगा अगेन एक लाइन और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डस्ट कलेक्टर dust collectors and air filter used when needed। रिक्वायर्ड भी आप लिख सकते हैं, 2 शब्द का मैं प्रयोग बता रहा हूं ताकि आप इजीली में इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद से आएगा क्या? सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस आर worn when required। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्या होगा? स्टाफ इज ट्रेन्ड on required personnel प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसको आप पीपीई लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी ये हम 10 पॉइंट्स हमने यहां पे लिखा है। ये 10 पॉइंट्स जो होते हैं आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जब आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए चेकलिस्ट बनाएंगे तो ये जो है मैंडेटरी होता है, ये 10 कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? अब ये कॉलम जो एस वाली कॉलम है, तो इसको आपको ऐसे, हम इसको दूसरा कलर एक असाइन कर रहे हैं। मैं इसे ग्रीन कर दे रहा हूं।
ठीक है, इसे ग्रीन कर दे रहा हूं। नो वाले को मैं थोड़ा सा ऑरेंज ले लेता हूं और इसको नॉट अवेलेबल रेड ले लेता हूं। जो एक मैसेज भी जाएगा रेड, डेंजर है बिल्कुल, यहां पे मैं रेड ले लेता हूं। ठीक है, अब इस कलर के अकॉर्डिंग अगर आप इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। देखता हूं इसमें और भी कलर कौन सा अच्छा लगेगा। ये कलर ज्यादा बेटर लग रहा है, इसे हम ले लेते हैं। ओके, अब इस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को थोड़ा सा आप इसकी साइज बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे, यहां जाकर के ये देखिए इसकी साइज ऐसे थोड़ा सा आप बढ़ा कर दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी भी साइज थोड़ा सा अगर बेटर कर देंगे तो ये बेहतर आपको दिखाई देगा। ये आपका हो गया। इसके बाद जो इसमें होता है, यहां होता है एसेसर साइन, ठीक है, या ऑफिसर साइन। कई जगह ऑफिसर होता है, कई जगह अथॉरिटी होता है। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, अथॉरिटी और इसके बाद से एसेसर, एसेसर, कोई भी एक आप इसमें दे सकते हैं, ऑफिसर या अथॉरिटी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे साइन, साइन रेड कलर आएगा, चेक कर लिया करिए स्पेलिंग्स वगैरह। डेट एंड टाइम नीचे दे देंगे, डेट एंड टाइम। ओके, ये ऑप्शंस, इसको ये सेंटर में है, जैसे राइट कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा गैप दे करके इस साइज जो है, या फिर इसे मैं इटैलिक कर देता हूं इस तरह से। कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, यहां पे आप देखो 10 चीजें हो गई। अब इसको जरा समझ लो, यहाँ पे बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति कभी भी कंप्यूटर में काम नहीं किया होगा वो भी पहली बार स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को बना पाओगे। तो ये है कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी की चेकलिस्ट कैसे बनती है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बताया गया। पहला ऑप्शन होता है हार्ड हेड्स आर वोर्न व्हेन रिक्वायर्ड। हार्ड हेड के बारे में आपको मालूम ही है, तो लिखने की भाषा भी आपको पता चल गई। व्हेन रिक्वायर्ड, वोर्न का मतलब होता है पहना हुआ, ठीक है। आई प्रोटेक्शन, यानी पहला पॉइंट आपको हार्ड हेड देखना है, जिसे आप हेलमेट भी कहते हैं, टोपी भी कहते हैं। दूसरा होगा आई प्रोटेक्शन, तीसरा ग्लव्स, चौथा होगा हियरिंग प्रोटेक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन साइट है तो आवाज तो होगा ही होगा, मशीनें चलेंगी तो आवाज होगा। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस होते हैं इक्विपमेंट, जो सांस में डस्ट वगैरह जाने से अंदर रोकते हैं, ये काफी जरूरी होता है। फुटवियर, जूते होते हैं, ये आपका चेक करना जरूरी है। हाई विजिबिलिटी वेस्ट, जो ऊपर आप रंगीन जैकेट जैसे पहनते हैं उसको हाई विजिबिलिटी वेस्ट बोलते हैं। डस्ट कलेक्टर्स, यानी डस्ट आपकी नाकों के रास्ते से बॉडी में एंटर न करें, इसलिए इक्विपमेंट वो होता है, वो जरूरी होता है। और सेफ्टी हार्नेस होता है, अगर ऊंचाई पे आप काम कर रहे हैं तो वो जरूरी होगा। स्टाफ इज ट्रेन, वहां पे जो लोग सुपरविजन वाले हैं वो ट्रेन है नहीं है, या फिर जो काम करने वाले हैं कहीं ऐसा तो नहीं ट्रेन ना हो, तो फिर दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का चेकलिस्ट आप बना सकते हैं। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे ये फॉर्मेट तैयार होगा तो आपको बस इसमें क्या करना है, चेक करना है। अगर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर है तो आप जैसे सपोज मैं एक दिखा दे रहा हूं करके कि क्या कैसे आप कर सकते हैं इसको। एक ऑप्शन यहाँ पे है, देखो यहाँ एक चेक का है, ऐसे मैंने चेक बना दिया। अगर है तो, नहीं है, अब नहीं के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ क्रॉस के लिए आप ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं कि नहीं है। और यहाँ बिल्कुल नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल यानी है कि नहीं है, तो बिल्कुल अगर है तो एस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, जैसे ऐसे आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया एस, ठीक है, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिखना चाहिए तो कोई आप कोड बना सकते हैं,
इस तरीके से ये आपका जो चेकलिस्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और कैसे आप बनाएंगे ये भी आप जान चुके होंगे। थोड़ी सी बात और मैं कर लेता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इसकी दूरी अगर आपको बढ़ाना है इन सब चीजों में, तो आप एक बार इसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहां जाइए और यहां देखिए ये दूरी और भी बढ़ाना चाहते हो यहां बढ़ा लीजिए। यहां देख पा रहे हो सस्ता नहीं, समय की मांग के अनुसार कोर्स करो, थोड़ा महंगा ही सही, अच्छी सैलरी तो मिलेगी। यह क्वेश्चन 2023 में सबसे ज्यादा पूछा गया। अगर आप सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल कोर्स करना चाहते हैं, एयर कंडीशन फ्रिज रेफ्रिजरेशन का कोर्स करना चाहते हैं, वेल्डिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं, आपको किस तरह का कोर्स करना चाहिए? क्या आपको सस्ते कोर्स करना चाहिए या महंगे कोर्स करने चाहिए? इस बात पे आज चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल बताएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप इस वीडियो से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं सेफ्टी कोर्सेज के बारे में, इलेक्ट्रिकल कोर्सेज के बारे में, एसी कोर्सेज, वेल्डिंग कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्सेज। तो इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए? अब देखो, कोर्स करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि कोर्स जो आप कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से आप कोर्स कर रहे हैं। और जब तक उद्देश्य नहीं क्लियर हो तब तक आपका कोर्स करना या फिर गलत डिसीजन लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। हो सकता है आपको जॉब न मिले, हो सकता है आपको अगर जॉब मिल भी गया तो सैलरी बहुत कम मिले। अब अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि आपने पूरा साल गंवा दिया, काफी मेहनत किया, उसके बाद काफी खर्च के बाद कोई जॉब मिला और जॉब की जब सैलरी आपने देखा तो आप निराश हो गए, हताश हो गए। इसकी वजह एक नहीं कई है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके मूल में इसके मुख्य कारण आप ही हैं। और ये सारी चीजें आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि कई लोगों ने पूछा, जब ये क्वेश्चन मेरे पास आने लगे कि सर हम सस्ता कोर्स करें कि महंगा कोर्स करें, इस बात को मैं समझ नहीं पाया। और जब तक मैं इस बात को समझ पाता तब तक काफी क्वेश्चंस इस तरह से आ चुके थे। उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, इस बात पे जरूर आपसे चर्चा करनी चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। अगर कुछ लोग भी इस बात को समझ जाएंगे तो शायद उनका करियर एक नई दिशा पर जाने से यानी भटकने से बच जाएगा और एक अच्छी सैलरी आपके हाथ में जरूर आएगी। लेकिन कब? चलिए एक मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को जरा देखिए। सस्ता कोर्स करें या महंगे कोर्स, सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, ये तमाम तरह के क्वेश्चंस आपने पूछा मुझसे। अब जरा सोचिए एक ड्राइवर के बारे में। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, एक ड्राइवर दिखाई दे रहा है, वो अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, ठीक, वो अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो जरा सोचिए ड्राइवर को मिलने वाली सैलरी के बारे में। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसकी सैलरी के बारे में आपसे पूछूं। अब मैं बात करता हूं, जरा सोचिए ड्राइवर के लाइफ स्टाइल के बारे में। अब यहां एक शब्द हर जगह कॉमन आ रहा है, ड्राइवर। ड्राइवर के बारे में हमें क्या करना है, जानना है, समझना है, सोचना है। तो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइवर की नौकरी है। अब देखो यहाँ ड्राइवर शब्द जो है एक बहुत बड़ा शब्द, एक धोखा क्रिएट कर रहा है, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है वो भी एक ड्राइवर है, जो ट्रक चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, जो ट्रैक्टर चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, जो ट्रेन चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, जो हवाई जहाज चलाता है वो भी एक ड्राइवर है, और जो साइकिल चलाता है वो भी एक ड्राइवर है। तो डियर स्टूडेंट, ड्राइवर तो आप बनना चाहते हैं, लेकिन कौन सा ड्राइवर बनना चाहते हैं? अगर आप साइकिल के ड्राइवर हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो सैलरी मिलेगी वह कार ड्राइवर से कम मिलेगी। यदि आप मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं तो निश्चित रूप से एक ट्रेन ड्राइवर की सैलरी से आपकी सैलरी बहुत कम होगी। और अगर आप कंपेयर करना चाहें कि मुझे सैलरी कम क्यों मिल रही है तो वजह जान चुके। अब थोड़ा सा मैं और चलता हूं आगे, इसको और एलाबोरेट करता हूं। आप अगर एक ट्रक ड्राइवर के बारे में सोचिए और एक कार ड्राइवर के बारे में सोचिए, दोनों की लाइफ स्टाइल के बारे में सोचिए, दोनों की सैलरी के बारे में सोचिए, तो डियर स्टूडेंट जमीन आसमान का अंतर होता है। ये भी ड्राइवर है, वो भी ड्राइवर है।
और ड्राइवर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, इसके बारे में जब आप सोचेंगे तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था, आपसे आपसे क्या कहना चाहता। कहने के लिए अब जरा देखिए, सरकारी कोर्स करना है, प्राइवेट कोर्स करना है, सेफ्टी कोर्स तो बहुत आपको दिखाई दे रहे हैं। सेफ्टी कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको 3,000, 4,000, 5,000 से भी शुरू हो रहे हैं, वो सब सेफ्टी कोर्स है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि किस कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी? क्या आपको मालूम है कि किस कोर्स की डिमांड है और किस कोर्स की डिमांड नहीं है? क्या आपको हेल्थ कोर्स की सैलरी ज्यादा मिलेगी, या फायर सेफ्टी की ज्यादा मिलेगी, या फूड सेफ्टी की ज्यादा मिलेगी? क्या करना चाहिए? तो जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आप भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद से आप अगर जानने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ट्रैप में जरूर फंस जाते हैं। कुछ कोर्सों की अगर बात आती है तो वहां पे उस कोर्स की जो फी होती है वो काफी हाई होती है। वही कोर्स एक जगह आपको 6,000, 7,000 में मिल रहा है, और वही कोर्स एक जगह आपको 60,000 में मिल रहा है। जरा सोचो, एक कोर्स सेफ्टी कोर्स आपको 6,000 में मिल जा रहा है और एक सेफ्टी कोर्स आपको 60,000 में मिल जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, बहुत सीधे तौर पे आपको मैं बताऊं, अगर 6,000 का सेफ्टी कोर्स करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 6 से 7,000 की सैलरी मिलेगी। अगर 60,000 रुपए का कोर्स आपने किया तो निश्चित रूप से सैलरी आपको 60,000 से अधिक मिलेगी। ठीक वही कहानी इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे कोर्सेज है। इलेक्ट्रिकल में आप जाएंगे तो इसमें कम समय के भी कोर्सेज आपको मिलते हैं। अब इसमें भी सस्ते कोर्स मिल जाते हैं, 2,000 के कोर्स में मिलेंगे, 5,000 के कोर्स में मिलेंगे, 7,000 के कोर्स में मिलेंगे, और 70,000, 80,000 के भी कोर्स मिलेंगे। सब कुछ तो इलेक्ट्रिकल ही है। लेकिन जब उनकी सैलरी की बात आती है तो काफी डिफरेंस नजर आता है। कोई टेक्नीशियन बन जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, और कोई इंजीनियर बन जाता है। तो अगर इंजीनियर की सैलरी की मैं बात करूं तो डेफिनेटली उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, और एक इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो उसकी तुलना में उसकी सैलरी काफी कम होती है। तो अब तक आप तो समझ हो गए होंगे। अब एयर कंडीशन की बात करें, एयर कंडीशन में भी काफी कंफ्यूजन आपको। एयर कंडीशन आपको 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 तक लोग कोर्स आपको दे रहे हैं, और काफी डंके की चोट पे दे रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि यह कोर्स करने के बाद आप करेंगे क्या? आपका उतना टाइम तो जा ही रहा है, बर्बाद हो ही रहा है, आपको क्या एक अच्छी सैलरी मिलेगी? तो शायद इसका जवाब होगा नॉट श्योर, नहीं मिलेगी। और सैलरी तो तब मिलेगी जब आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि ना तो आपने डिप्लोमा किया, ना तो आपने एडवांस किया, ना तो आपने जो डायनेमिक मॉड्यूल्स से चल रहे हैं, जो वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी चल रही है, वो आपने नहीं सीखा। तो फिर कौन कंपनी देगी सर आपको जॉब? कोई नहीं देगा। तो कभी भी सस्ते कोर्स के पीछे भागना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, आप इस बात को बखूबी समझ पा रहे हो। वेल्डिंग का कोर्स करना है, वेल्डिंग तो आप किसी वेल्डर के पास भी चले जाएंगे तो आर्क वेल्डर आपको सिखा देगा, आर्गन की वेल्डिंग सिखा देगा, ये तमाम वेल्डिंग्स वो सिखा देगा आपको। लेकिन उसके साथ साथ वो सिखा देगा, इवन वो सर्टिफिकेट भी आपको दे देगा। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि उसके सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप कहां करेंगे? अगर बिल्डिंग की दुकान वाले ही आपको सर्टिफिकेट दे दे तो फिर कॉलेज की आवश्यकता क्या? फिर गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन क्यों देगी? गवर्नमेंट आपको लाइसेंस क्यों देगी? गवर्नमेंट जो तमाम व्यवस्था की है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, पॉलिटेक्निक की, ITI की, फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। हर दुकानदार लाइसेंस दे देगा आपको, हर दुकानदार आपको सेफ्टी का कोर्स सर्टिफिकेट दे देगा, हर दुकानदार आपको इलेक्ट्रिकल का सर्टिफिकेट दे देगा, AC का दे देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है उसे आपको जानना चाहिए। मैं बस आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। अब देखो, कंप्यूटर कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज है। कंप्यूटर कोर्स में आप जो है बहुत महंगे कोर्सेज भी करते हैं, लाखों लाखों के कोर्सेज करते हैं, और बेसिक कंप्यूटर भी करते हैं, और जो 2 से 3 हजार में कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 2 से 3 हजार रुपए का कंप्यूटर कोर्स आप करोगे सर, तो 60,000 की सैलरी कहां उम्मीद करोगे? लाखों रुपए की सैलरी कमाने के बारे में कैसे सोचोगे? तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, पहली बात थी, एक बात और आपने कहा कि हमें सरकारी से करना चाहिए या प्राइवेट से करना चाहिए। तो देखो, कॉलेज कोई बुरा नहीं होता है, सरकारी कॉलेज से आप करिए या प्राइवेट कॉलेज से करिए। लेकिन यहां पर एक बात आपको जरूर समझ लेना चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोर्स कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहिए, कोर्स आपको प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए, अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज ही बेहतर होगा, क्योंकि इसमें
जो क्वालिटी को देखा जाता है, कंपटीशन को देखा जाता है, आपके नॉलेज को देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं देखा जाता। तो प्राइवेट कोर्स करेंगे, प्राइवेट आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट कोर्स करेंगे, आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मिलेगा। लेकिन दोनों में स्टडी ऑफ क्वालिटी का कुछ तो डिफरेंस आ जाता है। अगर सरकारी कॉलेज से करते हैं, थोड़ा सा वहां पे जो है आपकी प्रैक्टिकल की जो चीजें होती हैं वह वीक हो जाती हैं, बाकी तो चीज ठीक है। अगर वही प्राइवेट से करते हैं तो पैसे तो आपके लगते जरूर हैं, पैसे तो यहाँ प्राइवेट पे ज्यादा लगेगा, सरकारी में कम लगेगा पैसा। लेकिन जो उसके बाद आप ट्रेनिंग करके निकलेंगे, पास आउट होकर निकलेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में निकलेंगे, निश्चित रूप से एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर के रूप में, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक एयर कंडीशन इंजीनियर, वेल्डिंग के बाद टेक्नीशियन और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेके निकलेंगे, जो एक नहीं हजारों जॉब के दरवाजे खोल देंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि सस्ता कोर्स करना चाहिए कि महंगा कोर्स। अगर इन सब बातों को देखा जाए, तौला जाए एक तराजू पर, तभी तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता लेना पहली बार में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद से जो समस्याएं आती हैं वो काफी तकलीफ भरी होती है। हम महंगा एक बार तो हम खर्च करते हैं, लेकिन फिर कई साल की छुट्टी हो जाती है और लाइफ जो है मजे से गुजरती है। तो आई होप कि इन सारी बातों को और इन बारीकियों को आप समझ चुके होंगे। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि कभी भी अपने करियर को सस्ते की झोली में मत डालिए। अगर अपने टाइम को, अपने करियर को आप सस्ते झोली में डालेंगे, सस्ते थैले में डालेंगे, तो आपको ठीक उसी तरह से सैलरी भी मिलेगी। फिर आपको दूसरे से शिकायत करने की आवश्यकता क्या? अब इस बात को आप भली बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए, आपको बेहतर सैलरी चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे जगह से आप कोर्स करें जिसकी डिमांड हो और चारों तरफ देश दुनिया में उस कॉलेज का नाम हो। तब जाकर के आपके लिए काफी वह फायदेमंद साबित होगा और आपको नई दुनिया देखने का मौका मिलेगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए, हेल्थ सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए या फायर सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए, दोनों बातें आज आपके से शेयर करूंगा और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके आधार पर आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर लेता हूं। अगर आप एक एचएससी ऑफिसर बनना चाहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है कि आपको नॉर्मल डिप्लोमा करना है कि एडवांस डिप्लोमा करना है, कि आपको मैनेजमेंट डिप्लोमा करना है, या फिर आपको पीजी डिप्लोमा करना है, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये 5 तरह की चीजें हैं, 5 तरह के अलग अलग लेवल के कोर्सेज हैं। ठीक है, जो बिल्कुल शुरुआती दौर से शुरू होते हैं। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहली क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो अगर वो है एजुकेशन, तो ये 5 कोर्सेज जो हैं इनको डिवाइड किया गया एजुकेशन पे। यानी अगर आप 10वीं की पढ़ाई पास कर लिए हैं तो आप सिर्फ, आपके लिए एक कोर्स एलिजिबल है, आप एक कोर्स कर सकते हैं, वह जो है आप लेवल 3 तक का आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है 10वीं पास के अलावा आपने और आगे की पढ़ाई किया है, यानी आपने 12वीं भी पास कर लिया है, तब आपके पास ऑप्शन आ जाता है, 3 कोर्स का ऑप्शन आ जाता है। यानी 3 कोर्स आप कर सकते हैं, एडवांस लेवल का भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं और आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स 3 कोर्स का ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ग्रेजुएशन है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, स्थिति ठीक है, तो आपको पीजी कोर्स के बारे में और इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये रहा एजुकेशन का लेवल। तो पहला जो आप डिसीजन लीजिए वह एजुकेशन के आधार पे। अब तक आप समझ गए होंगे और ठीक यही सिचुएशन आपका फायर एंड सेफ्टी में भी चलेगा। फायर एंड सेफ्टी में भी 10वीं के बाद से आप कर रहे हैं तो भी उसके लिए एक कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 10+2 पे हैं तो आपको 3 कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन है तो लगभग सारे कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, सारा कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं दूसरा लेवल क्या है। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी की बात आती है तो गल्फ देशों में जॉब की बात आती है।
ठीक है, या बाहर के देशों में बात आती है। तो दूसरा आपको जो कंसीडर करना है, एजुकेशन तो आपने अब तक समझ लिया कि आपका जो भी एजुकेशन है उसके आधार पर। अब दूसरी बात जो मैं बताऊं वो बात है आपकी लैंग्वेज की। अगर हेल्थ सेफ्टी में आप हैं तो आपकी जो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यानी भाषा। तो देखिए आपकी भाषा जो भी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, ठीक है, कुछ भी हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा, लेकिन इसके साथ अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में है तो इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। अब इंग्लिश कंपलसरी होने का भी कारण है। अब कंपलसरी होने का मतलब कि आपको इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कि जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपसे जो लोग मिलने वाले हैं वो सभी लोग इंडिया के नहीं होंगे। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं कि कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे केरला की बात कर लेते हैं, साउथ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ हिंदी समझ में तो आता है, लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बातें होती हैं अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, अगर वही चीज अगर बाहर आप मूव करते हैं तो वहां पे अलग अलग देशों के लोग होते हैं, जैसे कोई अमेरिकन होगा, कोई कनेडियन होगा, कोई अफ्रीकन होगा, तो ये लोग किस में कम्युनिकेट करेंगे भाई? हम तो उनका लोकल लैंग्वेज नहीं जानते, वो हमारा लोकल लैंग्वेज नहीं जानते। तो हमें क्या करना होगा कि उस भाषा को सेलेक्ट करना होगा जिस भाषा से पूरी दुनिया कनेक्ट होती है। और ये क्या है, केवल आपको लिखना, पढ़ना, समझना ये आना चाहिए। अगर आता है इंग्लिश में तो आप बेशक हेल्थ सेफ्टी में को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं किसी वजह से दिक्कत आ रही है कि हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं, तो बड़ी ईमानदारी के साथ आपको एक बार और विचार करना चाहिए कि अब क्या करें। सपोज करिए कि आप हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो लैंग्वेज का जो एक कैटेगरी है, तो सीधा आप जो है फायर एंड सेफ्टी में मूव कर जाइए। सीधा फायर एंड सेफ्टी में आप मूव कर जाइए, वहां चले जाइए, वहां आपको रीजनल लैंग्वेज मिल जाएंगे। और जब आप जाएंगे तो आपको ये लोकल लैंग्वेज वाला कोई ना कोई बंदा जरूर मिलेगा जिसके साथ आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हमको मिल जाता है उसमें। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया लैंग्वेज के आधार पर। अब तीसरी बात मैं कर लेता हूं, जो तीसरी बात सबसे ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत है वो होती है सैलरी। अब देखो ये सैलरी के आधार पे अगर हम बात करें कि फायर सेफ्टी में और हेल्थ सेफ्टी में सैलरी किसकी ज्यादा होती है, अक्सर आप लोग पूछते भी हो कि सर सैलरी किसकी ज्यादा होगी। तो सैलरी का अगर हम ग्राउंड देखें तो बेशक इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में सैलरी आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसके कई वजह हैं, इसके लिए हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मुख्य बात है उसको हम जान लेते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी में आपको सैलरी मिलती है। एक एग्जांपल की बात करता हूं कि अगर एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर 75,000 रुपए की सैलरी पाता है प्रति माह, तो अगर कोई फायर सेफ्टी ऑफिसर है तो उसको उसकी सैलरी मिलेगी 60,000 रुपए। यानी हमेशा उससे कुछ ना कुछ सैलरी कम होती है, लेकिन हाँ इतना ज्यादा भी नहीं होती है कि उस पे देखा जाए या आपको कोई कंसिडर करने की जरूरत है। सैलरी थोड़ी बहुत कम तो होगी। अब देखिए, अब इस सैलरी के आधार पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको हेल्थ सेफ्टी में जाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर ऑप्शन देखते हैं कि कुछ ऑप्शंस आप में आप सेट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो बेशक आपको फायर सेफ्टी में जाना चाहिए। अब देखो ये तीन क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया मैंने एजुकेशन का बताया। एजुकेशन के आधार पर आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें कौन सा कोर्स करना है, हाई स्कूल पे है, इंटर पे है और ग्रेजुएशन पर। तो हाई स्कूल पर आपको एक कोर्स मिलेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे और ग्रेजुएशन है तो लगभग सारे कोर्स आप कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात भाषा हो गई, इंग्लिश कितना आता है इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और आप ही बता सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तीसरी बात सैलरी को देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि सैलरी को देख के ही बच्चे डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, और इसके पीछे दूसरा रीजन वो नहीं जान पाते, जिसकी वजह से एक नहीं हमने हजारों की संख्या में लोगों को देखा है कि उन्हें आज भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। वजह कि वह इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं या फिर वो उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे पहली बार ही नेगेटिव असर चला जाता है और क्लाइंट उन्हें सेलेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कंपनी उन्हें ऑफर नहीं करती है, बुलाती नहीं, तो ये दिक्कत होता है। हाँ, एक ऑप्शन जो आपने दूसरा सोचा कि भाई चलो सैलरी थोड़ी बहुत कम रहेगी बट मुझे काम करने का मौका तो मिलेगा, और जब आपको काम करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे उन सभी चीजों को सीख जाएंगे। देखो कोई भी भाषा होती है, आप किसी बंद कमरे में बैठ के अगर आप सीखना चाहें तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होता है,
लेकिन आप अगर उसी में चले जाएं, उसी फील्ड में जाएं जहां पे बातें हो रही हैं, कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसी भाषा में बातचीत की जा रही है, तो धीरे धीरे वो भाषा आप सीख जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप सपोज करिए गल्फ में आप अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में आप रह गए, 6 महीना भी आप रह गए, तो समझ लीजिए कि आप 2 भाषाएं तो सीख जाएंगे, अफ्रीकन भी सीख जाएंगे, मतलब कम्युनिकेट में क्या बोला जाता है कैसे, वो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप सीख जाती हैं। तो लैंग्वेज सीखने का यही एक तरीका होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसकी कोचिंग कर लेंगे, हम इसकी पढ़ाई कर लेंगे और अच्छा बेहतर कर लेंगे, तो बहुत बेहतर तो नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ बेहतर जरूर हो जाता है। तो जो मैंने आपको एक सजेशन दिया कि भाई इस हिसाब से आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको हेल्थ सेफ्टी में जाना है या फायर सेफ्टी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। 3 क्राइटेरिया जो है, इन 3 क्राइटेरिया को आप जरूर एक बार डिसाइड करिए, एक बार निर्णय लीजिए कि इस 3 क्राइटेरिया में आप कितना खरे उतरते हैं। पहला आप देख लीजिए आपका एजुकेशन, दूसरा देख लीजिए आपकी लैंग्वेज, और तीसरी बात देख लीजिए आपका सैलरी। इन तीनों चीजों को देखकर उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे ना सर, वो कोई आपको काउंसलर नहीं बताएगा, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं बताएगा। ये सिर्फ डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको बेहतर मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं। वो ना तो मुझे मालूम है और न ही किसी थर्ड पर्सन को मालूम है। दूसरी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या होती है कि कोर्स हमें करना है, हम लोगों से पूछते हैं कि हम क्या कर लें, हम क्या कर लें। अगर उनकी बात हम मान के, किसी ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है मैनेजमेंट कर लो, किसी ने कह दिया नहीं एडवांस कर लो, वो तो अच्छा होता है, बेहतर होता है, लेकिन इसके पीछे की चीजों को वो नहीं बताते, क्योंकि उन्हें क्या मालूम। उन्हें तो आपने पूछा कि बेहतर क्या होगा, तो वो बेहतर बता देते हैं, और उन्होंने भी सही बताया, गलत तो बताया नहीं। लेकिन आप उस पर कितने खरे उतरेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो जो पैमाना मैंने बताया, जो पैरामीटर मैंने बताया, इस पैरामीटर को अगर आप लेके चलते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कभी भी ऐसे कोर्स के पीछे मत भागिए जो 60 टर्म के कोर्स हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के कोर्सेज हैं। इन कोर्सों के पीछे बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि कंपनियां भी बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि कौन रेगुलर मोड का कोर्स है, कौन डिस्टेंस मोड का कोर्स है, कौन यूनिवर्सिटी का कोर्स है और कौन पढ़ाई करके आया है। ये सारी कंपनी बखूबी जानती है, इंटरव्यूअर भी जानता है, हम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप उसी जगह पे भागिए, वहां पे जाइए जहां से आपको स्थिति बेहतर नजर आ रही हो कि यहां से हमको सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि जब आप बेहतर तरीके से सीख लेंगे तो निश्चित रूप से कंपनी आपको रखेगी और आप उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन अगर केवल आपको किताबी ज्ञान हो जाता है या सर्टिफिकेट का ज्ञान हो गया कि हाँ फला जगह से मैंने ले लिया, इस यूनिवर्सिटी से ले लिया, यहां से ले लिया, वहां से मैंने, बेशक आपने सर्टिफिकेट ले लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन देखो काम आपको माफ नहीं करेगा। जब काम की बात होगी, जब आपसे डिस्कशन होगा, जब आपसे इंटरव्यू होगा, तो निश्चित रूप से उस समय आपको परेशानी होगी और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को कंसीडर करते हुए, इन सभी बातों पे विचार करते हुए डियर स्टूडेंट्स, आप डिसीजन लीजिए और बेहतर डिसीजन आपका होगा, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं।